हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको विगत वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष 2021 का क्वेश्चन पेपर चलाया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव हैं और 2 मार्क्स का है। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको कई तरह से क्वेश्चंस बताए गए हैं, सीरियल वाइज नंबर वाइज 1 से लेके आपको क्वेश्चन बताया गया है 9 तक। आज आपको बताने वाले हैं 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर, 12 नंबर, ऐसे करके सीरियल वाइज आपको हर एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए आप लोग कोई भी वीडियो मिस न करें, कंटिन्यू देखें और लास्ट तक जरूर देखें, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए सॉल्यूशन। और क्वेश्चन क्या है सबसे इजी और शॉर्ट फॉर्मेट में। देखिए, समीकरण आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है जिसमें एक हल दिया है, एक हल दिया है, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें देखिए दो चर पद आपको दिख रहा है, कौन कौन, एक y और एक k। इसमें दोनों का मान होना चाहिए, तो दोनों का तो मान है नहीं, तो दोनों का मान नहीं है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो एक तो आपको ज्ञात करना है, तो दूसरा आपको लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको दिया है, स्पष्ट लिखा है कि एक हल 2/3 है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। एक हल आपका 2/3 है, यानी कि वो y है। ठीक है, समीकरण है 7y² प्लस ky माइनस 3 बराबर 0। आपको k का मान ज्ञात करना है, तो k के अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे से सारे अंकों को हटाना पड़ेगा, यानी कि k को सिंगल अकेला करना पड़ेगा, तब जाके आपको k का मान मिल पाएगा। तो देखिए, जो एक हल दिया है वो आपका y है, y बराबर 2/3, ये आपका एक हल है जो इसमें दिया है। तो हम y का मान रखेंगे 2/3, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, प्लस k इंटू वाई, वाई का मान है 2/3 माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से आपको k का मान ज्ञात करना है, सॉल्यूशन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, 2/3 का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर, तो 3 3 का 9, प्लस गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 2 एकम 2/3 k। ठीक है, माइनस 3 बराबर 0। इसको गुणा कीजिएगा तो ये तो कटने के पोजीशन में नहीं है, तो ये गुणा कर लेगा, तो हो जाएगा 7 चौका 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 बराबर 0। देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले रहे हैं, कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ से हम बटा का जोड़ घटाव बनाते हैं, तो बटा के जोड़ घटाव में क्या होता है, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो हरों का एलसीएम यानी कि 9 3 1, 9 3 1 का एलसीएम कीजिएगा तो कितना होगा, 9 होगा, 9 1 9, 3 3 का 9 और 1 9 9। तो एलसीएम तो आ गया 9, 9 से 9 कट जाएगा एक मरतबे, 28 से कम 28, प्लस 3 से 9 कटाइए, 3 3 का 9, 3 3 2 में गुना करेगा 3 दूना 6 के, माइनस 1 9 9 9 9 3 का 27 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 28, ये देखिए 28 और 27, 28 और 27 दोनों अचर है, ए इसके जैसा नहीं है, दोनों एक जैसा है तो जोड़ घटाव हो सकता है। तो ये प्लस में है माइनस में है, तो 28 में से 27 घट गया तो कितना बचा, 1 बच गया, प्लस 6 के बराबर 0। ये यहाँ भाग कर रहा है, बटा है तो भाग कर रहा है, बराबर को उधर जाएगा तो गुना कर लेगा, तो बच गया 1 प्लस 6 के बराबर 0। 6 के बराबर 0 प्लस 1 है, बराबर किधर आएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे निकालिए, यानी कि 6 के बराबर 0 में से 1 हटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, -1। के का मान आपको निकालना है तो 6 को हटाना पड़ेगा, तो -1, 6 गुना कर रहा है के में, इधर आएगा तो क्या कर लेगा, भाग, यानी कि के का मान आपने ज्ञात कर दिया, कितना, -1/6। एकदम सिंपल और शॉर्ट मेथड में आपको बता दिया गया है, एकदम के का मान आप शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं, एकदम पढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप चुटकियों में बना सकते हैं, अगर आपको सॉल्यूशन करने का ढंग हो तो। अब बटा का जोड़ घटाव तो सब कोई भाई शुरू से ही पढ़ता है, 7 8 6 से ही पढ़ाई होता है, तो इसमें कुछ नहीं है। एक हल है जो 2/3 है, उसको रख देना है, स्क्वायर करके बटा का जोड़ घटाव बना के आपको के का मान ज्ञात कर देना है। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है
कि एक द्विघात समीकरण दिया है, एक द्विघात समीकरण है, देखिएगा द्विघात समीकरण है और वो है 3x² माइनस 4√x प्लस 4 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण है के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है आप लोग ध्यान से देखिए। एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 4√x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण है जिसमें आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। बस समझ आए? तो मूल क्या है? मूल यानी कि मूल बराबर आपका होता है क्या? जो d होता है ना, जिसमें आप d बराबर निकालते हैं b² माइनस 4ac। तो a b c आपको पता होना चाहिए, तब आप d बराबर b² माइनस 4ac निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि जब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो सबसे पहले इसे जांच कीजिए। सबसे पहले इसे जांच कीजिए कि इसका मूल्य अस्तित्व में है कि नहीं है। अगर अस्तित्व है तो इसकी प्रकृति निकलेगी, अगर अस्तित्व में नहीं है तो इसकी प्रकृति नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले इसकी जांच करें। तो जांच कैसे करेंगे? तो जांच करने के लिए आपका फॉर्मूला है क्या? d बराबर b² माइनस 4ac। अगर इसका मान, अगर d का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा अगर है तो वो उसका मूल्य अस्तित्व है। अगर 0 से छोटा है तो उसका मूल्य अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो 0 से छोटा कब होगा? जब माइनस में जाएगा। बस समझ में आ रहा है? तो यहाँ सबसे पहले आप ज्ञात कीजिए इसमें कौन कौन है। a है, a बराबर x² का गुणनांक 3, b है, b बराबर √x का गुणनांक क्या है? -4, और c बराबर जो अचर है 4, और 0 तो 0 ही है, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है इसमें। तो आप यहाँ से जांच कीजिए, यानी कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। d बराबर b² माइनस 4ac। तो b कितना है आपका? b है -4, तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए। -4 इंटू a है 3 इंटू c है 4। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा। तीनों को गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12 और 12 चौके 48। अब 16 में से 48 घटाइएगा तो घटेगा? नहीं घटेगा। तो 48 में से 16 आपको घटाना पड़ेगा। तो हो जाएगा कितना? 8 में से 6 घट के 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घट के 3 हो जाएगा, 4 में से 1 घट के 3 हो जाएगा, यानी कि -32। क्या बताए थे आपको कि अगर d का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो तो उसका मूल्य अस्तित्व है, अगर नहीं हो तो नहीं है। तो ये तो आपको माइनस में मिल गया, ये तो आपको माइनस में मिल गया। 0 भी नहीं है तो माइनस क्या है? 0 से भी छोटा है। तो ना तो 0 है, ना 0 के बराबर है, और ना 0 से बड़ा है। तो इसका मूल अस्तित्व क्या? मूल अस्तित्व होगा? नहीं होगा। तो लिखाएगा क्या? यह द्विघात समीकरण यह द्विघात समीकरण कितना है? 3x² माइनस 4√x प्लस 4 का मूल्य अस्तित्व नहीं है। जब मूल्य अस्तित्व नहीं है तो मूल्य निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। सबसे आसान तरीका है कि अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो सबसे पहले अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आप उसका जांच कीजिए कि वो मूल्य अस्तित्व में है कि नहीं है। अगर मूल्य अस्तित्व में है तो उसको मूल्यों की प्रकृति मिलेगी, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया? जांच कर दिया। कैसे? आप देख सकते हैं कि जो द्विघात समीकरण दिया है उसमें a b c तीनों है। a क्या है? x² का गुणनांक है, b क्या है? उसके बगल वाले x का गुणनांक है, और c क्या है?
कॉन्सोनेंट यानी कि अचर पद है। ठीक है, तो ए, अब यहाँ से हम मूलों की प्राकृतिक जांच कर रहे हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्राकृतिक कब होगी? जब अस्तित्व में ए होगा, अस्तित्व में नहीं होगा तो नहीं होगी। तो अस्तित्व में कब होगा? जब डी का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो। लेकिन यहाँ जो हमने ज्ञात किया है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो -32 है, तो -32 है तो क्या ये मूल अस्तित्व है? नहीं, तो नहीं है, तो मूलों की प्राकृतिक मिलना भी संभव नहीं है। तो यहीं पे आपका फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूल अस्तित्व में है तो मूलों की प्राकृतिक ज्ञात हो सकती है, अगर नहीं है तो नहीं है। कंडीशन भी आपने देख लिया कि यदि d का मान 0 से बड़ा, इसको इधर कर दीजिए, इधर बड़ा होता है उधर छोटा होता है। d का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए d का मान, तब जाके उसका मूल अस्तित्व होगा और समान होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आपको वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अगला प्रश्न है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, इसको किस मेथड से, कहां से बनाइएगा? तो ये आपका क्वेश्चन एपी का है, जिसमें आपको 3 अंकों से विभाजित संख्याएं निकालनी है जो कितना है। ठीक है, तो खूब ध्यान से समझिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन पकड़ में नहीं आता है, ये आपके एपी का प्रश्न है और ये एपी के मेथड से ही बनेगा। तो आप जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 10 से। तो सबसे पहला विभाजित संख्या कौन होगा 3 से? 10 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा ना, 12। तो एपी, आप एक एपी तैयार कीजिए कि जो एपी होगा वो पहला विभाजित संख्या 3 से 12 होगा, दूसरा विभाजित संख्या 15 होगा, तीसरा विभाजित संख्या 18 होगा। इसी तरह से बढ़ते जाइएगा तो लास्ट जाइएगा, यानी कि 2 अंक कहाँ तक जाइएगा? 100 तक जाइएगा। 100 तो 3 अंक हो गया, नहीं 99 तक। तो 99 तो 3 से विभाजित है संख्या, तो 99 तक जाके स्टॉप हो जाएंगे और उसके आगे बढ़ेंगे तो हमको 3 अंकों की संख्या मिलेगी। तो आगे काहे के लिए जाएंगे? आज 3 अंकों की संख्या हमको चाहिए नहीं, 2 अंकों वाली संख्या चाहिए जो 3 से विभाजित है। और वह संख्या कितनी है? 1 गो है कि 2 गो है कि 10 गो है कि 20 गो है कि 30 गो है कि 50 गो है, कितनी है? ये तो आपको निकालने के बाद ही पता चलेगा। आप देखिए आपके सामने एक एपी तैयार है, एक एपी तैयार है जिसमें आपको प्रथम पद a बराबर 12, द्वितीय पद यानी कि दूसरा पद a2 15, तीसरा पद a3, इसी तरह बढ़ते जाइएगा तो लास्ट टर्म आपको मिलेगा an, जो कितना है? 99। ठीक, एपी में आपको क्या चाहिए? ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए, एन चाहिए, एन चाहिए। इसमें से एक मिस होगा, उसी का मान मिलेगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। प्रथम पद ए है, डी निकालिएगा, a2 माइनस a1, a2 15 और a1 12, तो घट के हो गया 3, तो डी भी मिल गया आपको 3। लास्ट टर्म जिसको an कहते हैं, an बराबर 99, an बराबर 99। देखिए a है, d है, an है, क्या नहीं है? n, जो आपको निकालना है संख्या। ठीक है, तो आप जानते हैं कि an बराबर होता है, an बराबर क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवें पद का फॉर्मूला है ना? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें an आपको दिया है 99, a भी है 12 प्लस n नहीं है जो आपको निकालना है, गुने d भी आपने ज्ञात किया है 3। अब यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए, मान तो रख दिए, तो 99 प्लस इधर आएगा माइनस, ये गुना कीजिए तो 3 से n गुना होगा 3n, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। इसको जब घटाइएगा 99 में से 12, 9 में से 2 घट के 7 हो जाएगा, 9 में से 1 घट के 8 यानी कि 87। इधर देखिए -3 बराबर किधर लेके आइएगा? +3 बराबर इधर बच गया आपका
3n, 87 या 3 90 बराबर 3n। 3n, n आपको निकालना है तो 3 हटाइए, वहाँ गुना कर रहा है, यहाँ आएगा तो भाग कर लेगा यानी कि बटा 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 यानी कि 3 3 का 9 और 0 का 0। 30 बराबर n या n बराबर 30 जो आपका फाइनल आंसर है। यही n आपको ज्ञात करना है कि उसमें कितने ऐसी संख्या है, 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं है जो 3 से विभाजित है। तो कितनी संख्या है? 30 ऐसी संख्या है, 30 गो ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है। कहाँ से? 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से। तो 10 से हम 99 तक चले जाएंगे, 100 तक जग जाएंगे नहीं, क्योंकि 100 3 डिजिट का संख्या हो जाता है। बस समझ में आ रहा है? तो हमको 2 अंकों की ही संख्या चाहिए जो 3 से विभाजित हो। वह कितनी है? तो वह कितनी है? 30 है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लीजिए बढ़िया से। अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसा प्रश्न तो आप कमेंट करके बताएं, आपको फिर से समझाया जाएगा। लेकिन याद रखिए एपी का प्रश्न है और उसी के मेथड से बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है कि एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई क्यू है। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला का आयतन, एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यू है, 18 पाई cm क्यू है। तो त्रिज्या कितनी होगी? ये आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या ज्ञात करें, ये आपको त्रिज्या निकालना है। तो आप जानते हैं कि एक अर्धगोला का आयतन कितना होता है? जानते हैं अर्धगोला का आयतन कितना होता है? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एक अर्धगोला का आयतन होता है, अर्धगोला का आयतन होता है कितना? अर्धगोला का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यू। ये अर्धगोला का आयतन है, 2/3 पाई आर क्यू। आप देख सकते हैं कि इसमें अर्धगोला का आयतन ही निकाल दिया है। अर्धगोला का आयतन भी आपको दिया है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अर्धगोला का आयतन दिया है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ए है 2/3 पाई आर क्यूब। आप देख सकते हैं कि इसमें जो बराबर है वो तो कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? तो जो बराबर है वो कट जाएगा। तो आप देखिए इसमें कौन कौन बराबर है, कौन बराबर है। या तो आप इस आर को अकेला कर दीजिए, बाकी सबको हटाइए, ठीक, या तो आप कटाइए। बस समझ में आ रहा है? या इसे एक बार ऐसे लिख दीजिए कि 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपको आर निकालना है ना, तो आर को अपनी जगह पर रखिए, 18 पाई को अपनी जगह पर रखिए, वो बराबर में जैसा है वैसा ही है। आपको हटाना क्या है यहाँ से? 2/3 और पाई। तो जो इधर गुना कर रहा है इधर आके भाग कर लेगा। तो 2 आप पाई गुना कर रहा है तो इधर आके भाग कर लेगा, और एक भाग कर रहा है तो इधर आके गुना कर लेगा। तो 2 से कट जाएगा 2 9 18, पाई से पाई कट जाएगा और आर क्यूब बराबर बच गया 9। 3 गुना कर दीजिए, 9 3 का 27। आपको आर निकालना है सिर्फ, तो ये बच गया 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए इधर से जब रूट मतलब इधर से जब क्यू हटाइएगा तो इधर रूट घन क्यू चढ़ता है, ऐसे जैसे स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है ना, वैसे इसको हटाएंगे तो ये होगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो आर बराबर जब रूट घन क्यू निकालिएगा इसका घन क्यूब, तो क्यू में 3 गो होना चाहिए। स्क्वायर में जैसे 2 गो होता है ना, तो क्यू में 3 गो। तो 27 का क्यू कीजिएगा, मतलब 27 का खंड कीजिएगा, तो ये मिलेगा 3 गुने 3 गुने 3 और सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 3 का 9 9 3 का 27, तो रूट घन क्यू हो जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? तीनों में से एगो निकल जाएगा तो 3, और सेंटीमीटर क्यू में से एगो सेंटीमीटर क्यू निकल जाएगा, तो आर हो जाएगा आपका 3 cm। एक अर्धगोला का आयतन आपको दिया है और उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है।
कैसे निकालिएगा? तो फार्मूला याद रखिए, एकदम पटाख दे बनेगा। अगर फार्मूला याद नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन आप बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अर्धगोला का आयतन हमने कुछ नहीं किया है, अर्धगोला का आयतन हमने फिक्स कर दिया है, यानी कि रख दिया है, और उसमें अर्धगोला के आयतन को बराबर करके हमने r का मान ज्ञात कर दिया है। कैसे ज्ञात किया है ये आप लोग देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो इसे फिर से रिपीट करके देखिए, एक बार नहीं 10 बार देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसे कंटिन्यू देखें और समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि आपके लिए और आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आप देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, एक वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। प्रश्न देख सकते हैं, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें। इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है, इसका बहुलक ज्ञात करें, इसमें आपका बहुलक निकालना है। तो बहुलक तो सबसे आसान है, आप जानते हैं कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एक बहुलक वर्ग का चुनाव कीजिए। बहुलक वर्ग का चुनाव कैसे कीजिएगा, ये आपको बारंबारता पे डिपेंड करता है। बारंबारता में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, यानी कि जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी, जो नंबर में सबसे ज़्यादा होगा, वहीं उस बारंबारता का बहुलक वर्ग होगा। कैसे, आइए देखते हैं। इसमें देखिए 7 का वर्ग अंतराल 0 से 10, 17 का वर्ग अंतराल 10 से 20, 32 का वर्ग अंतराल 20 से 30, 10 का वर्ग अंतराल 30 से 40, 4 का वर्ग अंतराल 40 से 50, 2 का वर्ग अंतराल 50 से 60। तो इस बारंबारता में देखिए सबसे अधिक बारंबारता कौन है? तो सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 32 है ना। तो इसका बहुलक वर्ग कितना होगा? 20 से 30। तो बहुलक वर्ग का तो चुनाव हो गया, तो लिखिए बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30। ठीक, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको चाहिए। कौन कौन है? पहला है एल। एल जानते हैं क्या है? एल बहुलक वर्ग की निचली सीमा या माध्यक वर्ग की निचली सीमा। एल वही है, निचली सीमा। बस समझ में आ रहा है? तो इसकी निचली सीमा और ऊपरी सीमा क्या है ये जान लीजिए पहले। तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा, निचली सीमा यानी कि पहले वाला, और ऊपरी सीमा यानी कि आगे वाला। तो निचली सीमा में 20 है और ऊपरी सीमा में 30 है। इसकी निचली सीमा कौन होगी? 20 होगी। उसके बाद आपको इसमें h चाहिए। h क्या है? वर्ग अंतरालों की माप। तो 0 और 10 के बीच में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। 10 और 20 के बीच में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। तो h हो गया 10। उसके बाद इस फॉर्मूला में चाहिए आपको f1। कौन चाहिए? f1 चाहिए, जो होता है f1 क्या होता है जानते हैं? f1 क्या होता है? बहुलक वर्ग से f1 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि h हमने ले लिया, उसके बाद f1 है। तो f1 क्या है? बहुलक वर्ग की ठीक बारंबारता। f1 क्या है? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग है 20 से 30, इसकी ठीक बारंबारता कौन है? 32। तो बहुलक वर्ग की ठीक बारंबारता हो गई 32, जो f1 है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें आपको चाहिए f0। एक और है f0। f0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग ई है, इसकी बारंबारता कितनी है? 17। तो f0 हो गया 17। एक और चाहिए आपका f2। f2 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद ये वर्ग है, तो इसकी बारंबारता है 10। तो f2 हो गया 10। लगभग सब मान निकल गया। अब बहुलक ज्ञात करना है। देखिए बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस आपका जो फॉर्मूला है वो है f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h।
ये है बहुलक वर्ग की फार्मूला। इसी पे हम मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने जो बहुलक वर्ग की फार्मूला लिखा गया है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप देखिए कौन कितना है, L कितना है, L आपने ज्ञात किया है 20, F1 32 माइनस F0 17 बटा 2F1 32 माइनस F0 17 माइनस F2 10 इंटू H 10। सबका मान रखा गया, मान निकाले और मान रख दिए। अब यहाँ से आप जोड़ घटाव बनाइए, गुना भागा कीजिए। तो 20 प्लस इसको घटाएंगे तो 12 में से 7 घट के 5 हो जाएगा और 2 में से 1 घट के 1 यानी कि 15 बट्टा 32 दूना कितना होता है 64, माइनस माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा तो 17 10 27 गुने 10। ये हो गया आपका 20 प्लस 15 बट्टा इसको घटा लीजिए तो 14 में से 7 घट के 7 आ जाएगा, 5 में से 2 घट के 3 आ जाएगा और गुने 10। तो ये तो किसी से कटने वाला है, नहीं कटेगा। तो हो जाएगा 20 प्लस गुना कर दीजिए 15 दहा के 150 बट्टा 37। तो हो जाएगा आपका 20 प्लस इसका भाग करके लिखिए कितना होगा। ठीक है, तो आप इसमें भाग कीजिए तो लगभग आपको मिलेगा 4.05। आप भाग करके देख लीजिए या मोबाइल हो तो कैलकुलेटर से भाग कर दीजिए, आप भाग कीजिएगा तो इतना आपको मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना 20 और 4 24.05 जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी बहुलक ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको बहुलक का फॉर्मूला पता है तो। अगर नहीं पता है तो नहीं बनेगा। इसलिए कह रहे हैं कि हर एक चीज़ का, हर एक लेसन का आप फार्मूला याद रखिए, जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए और आपके क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एक बार इसे बढ़िया से देखिए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, आपको फिर से समझाया जाएगा। देखिएगा, इसी के साथ अगला प्रश्न है कि एक पासे को एक साथ फेंका, दो पासा है, दो गो पासा है, इसको एक साथ फेंका जाता है तो दो गो पासा में कई गो अंक मिलेगा। एक गो पासा में 6 गो अंक मिलता है तो दो गो पासा में 12 गो अंक मिलेगा। एक पासे को दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। पासा जानते हैं ना, जो वो लूडो छक्का में एक रहता है ना छक्के की तरह, वैसे ही पासा होता है। ठीक है, वो महाभारत में देखे हो, ये गाऊ खिलाता है मामा ऐसे झुनझुना के, वही पासा है। तो एक पासे को एक साथ फेंका जाता है। एक पासे पे जो अंकित अंक होता है वह 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे पर इतना अंक अंकित रहता है, मतलब 6 तक एक पासे पे। आपको दो पासा एक साथ फेंकना है, तो जब दो पासा एक साथ फेंकिएगा तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6। तो कुल कितना हो गया अंक, तो कुल अंक आपका हो जाएगा, कुल अंक बराबर 12। यानी कि दो गो पासा मिला के दो पासा एक साथ फेंका जाता है। दोनों पासों के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता क्या है। गुणनफल 12 होने की प्रायिकता क्या है, यानी कि दोनों के अंकों पर, दोनों पासा के अंक जो मिले उन दोनों के गुणनफल 12, गुणनफल कितना होना चाहिए 12। तो गुणनफल 12 होने की प्रायिकता आप निकालिए कि गुणनफल 12 होने की प्रायिकता। तो गुणनफल 12 होने की प्रायिकता बराबर प्रायिकता बराबर क्या होता है, यानी कि जो संख्या है उसका कुल योग समझिए या कुल भार समझिए, वो ऊपर चला जाएगा और उसमें कितनी संख्या यानी कि मात्रा, क्वांटिटी कितनी है, मात्रा एक गो है कि दो गो है, वो पूरा आपका नीचे आ जाता है।
बस समझ में आ रहा है। तो इसमें 2 पासा है जिसमें 12 अंक है और पासा को फेंका जा रहा है, तो प्रथम शीर्ष यानी कि एक पासा पर ऐसा अंक है, दूसरा पासा पर ऐसा अंक है जिसका गुणनफल कितना है 12 है। तो ये कब संभव होगा, जब इस पासे पर या तो 6 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या 3 आएगा, और भी कोई है। देखिए दोनों पासा अगर मिला के फेंका जाए तो दोनों का गुणनफल कब होगा, जब 4 और 3 मिलेगा, जब 6 और 2 मिलेगा, तब जाके ये 12 होगा। तो किस कंडीशन में 12 हो रहा है आप देखिए, तो 2 कंडीशन है आपका, 3 और 4 और पहला कंडीशन, और दूसरा है 6 और 2। तो कई गो कंडीशन मिला आपको, 2 कंडीशन मिला ना, यानी कि गुणनफल 12 होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, यानी कि 3 गुने 2, 3 गुने 4 और 6 गुने 2, इसी 2 में आपको 12 मिलेगा। तो गुणनफल मिलने वाले संख्याओं की संख्या बटा कुल संख्या, तो गुणनफल मिलने वाली संख्याओं की संख्या, तो देखिए गुणनफल मिलने वाली संख्याओं की संख्या, तो दोनों पासा को देखिए, शीर्ष पर मान लीजिए 4 और 3 आ गया, 4 और 3 आ गया, तो तब वो 4 3 12 हो जाएगा। और इसके शीर्ष पर अगर 6 और 2 आ गया तब वो 6 2 12 हो जाएगा। यानी कि 2 कंडीशन मिला कि नहीं, एक 6 और 2 और एक 3 और 4। तो गुणनफल मिलने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है 2, बटा कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या देख लीजिए 6 गो अंक उस पे है और 6 गो इस पे है, तो 6 6 12, कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, यानी कि ये हो जाएगा 1/6, जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कैसे हुआ है, आपने देखा, पूरा बढ़िया तरीके से इसे देखिए समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बार बार कह रहे हैं, कमेंट करके आप बताइए, आपको समझाया जाएगा। ये देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास, अगले क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपको इससे आगे का क्वेश्चन बताया जाएगा। इसलिए आप कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास मिस न करें, कंटिन्यू देखें, लास्ट तक जरूर देखें। और आप नए हैं तो इस वीडियो के लिंक यानी कि नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले वाले वीडियो का भी लिंक है, आप वहां से जाके क्लिक करके पीछे वाला भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, और बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ। ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जुड़ें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।